बच्चों, मैं कपिल मेहरा, कक्षा 7वीं। हम पढ़ेंगे पार्ट 2 दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का हमारा दक्षिण भारत के राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे आइए हम सीखें पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के राज्यों के बीच निकटता बढ़ने के क्या कारण थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, इन राजवंशों के शासनकाल की विशेषता क्या थी, समाज, धर्म, साहित्य और कला साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगतियां हुई थी, वो सब हम इस दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि पूर्व मध्यकाल में देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग के राज्यों के बीच निकटता बढ़ गई थी। इस निकटता के प्रमुख 3 कारण थे। दक्षिण भारत के और उत्तरी और दक्षिणी भारत के निकटता के मुख्य कारण थे, जो कि हमें बताए गए हैं। दक्षिण भारत के उत्तरी भाग के राज्यों ने अपने राज्य को अधिकार को गंगा नदी के घाटी तक बढ़ाने का प्रयत्न किया था। दक्षिण भारत के लोगों ने अपने राज्य को गंगा नदी के तट तक बढ़ाने का प्रयत्न किया। ये प्रमुख पहला कारण था कि जिनकी नजदीकियां इस कारण से बढ़ी है। दूसरा है दक्षिण भारत में शुरू हुए धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गए। दक्षिण भारत में जो लोकप्रिय आंदोलन हुए थे वे उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गए। दक्षिण भारत के विभिन्न शासकों ने धार्मिक कर्मकांडों और अध्यापन के लिए उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया था। उत्तर भारत के ब्राह्मणों को दक्षिण के लोगों ने आमंत्रित किया कि आप यहाँ आइए, बसिए और रहिए। इस प्रकार से उत्तर भारत के ब्राह्मण वर्ग को दक्षिण भारत में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। दक्षिण भारत में आने वाले ब्राह्मणों को भूमि प्रदान की गई। उत्तर से दक्षिण में आने वाले ब्राह्मणों को भूमि जमीन दी गई कि वे वहां पे रह सके और अपना जीवन गुजारा कर सके और आगे बढ़ते जाए। परिणाम स्वरूप विशाल भारत देश के दोनों भागों के राज्य के बीच निकटता बढ़ने लगी। इस कारण से इन दोनों राज्यों के बीच में निकटता बढ़ने लगी। उत्तर और दक्षिण भारत के राज्य उस प्रकार अलग अलग नहीं रहे जिस प्रकार से वे प्राचीन काल में पुराने समय में जैसे अलग अलग रहते थे, उस प्रकार से ना रहते हुए अब ये इनके बीच में निकटता बढ़ने लगी और राज्य में सब कुछ अच्छा होने लगा। 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। विंध्य के आगे का भाग अनेक छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। इनमें से प्रमुख राजवंश थे पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, चेर राज्य, पांड्य राज्य, चोल राज्य। इस प्रकार से 6 राज्यों में बंट गए। अब हम पढ़ते हैं पल्लव वंश। अब हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। 4वीं शताब्दी में पल्लवों का उदय हुआ। कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ था। पल्लवों का उदय कृष्णा नदी के दक्षिण प्रदेश में हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के प्रतापी शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम एवं नरसिंह वर्मन द्वितीय इस वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय को युद्ध में पराजित कर वातापी को जीतने वाला की उपाधि धारण की तथा कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाई। कालांतर में चोल, चालुक्य, पांड्य और राष्ट्रकूटों से पल्लवों का संघर्ष चलता रहा। कालांतर मतलब अतीत में इनका संघर्ष चलता रहा और तथा 899 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को चोलों ने हराकर उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार पल्लव वंश का अंत हो गया। 899 ईस्वी में अपराजित वर्मन चोलों ने हराकर इस राज्य का अधिकार कर लिया और पल्लव वंश का अंत हो गया। पल्लव वंश के अंत होने के बाद इस शासन की काल की प्रमुख विशेषता ये थी। पल्लव का शासन प्रबंध सुव्यवस्थित था। इनके काल में शिक्षा, साहित्य एवं कला की उन्नति हुई है, जिसका श्रेष्ठ उदाहरण पल्लवों द्वारा बनवाया गया
कांचीपुरम का शिक्षा केंद्र है। इसका उदाहरण है कि कांचीपुरम जो शिक्षा केंद्र बना है वो उसका उदाहरण है जो पल्लव वंश ने बनवाया था। यहाँ की स्थानीय भाषा तमिल थी, जिसमें उत्तम साहित्य की रचना हुई। अधिकांश पल्लव राजा भगवान शिव के भक्त थे तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अधिकांश इसमें पल्लव वंश में अधिकांश भगवान शिव को मानते थे और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। पल्लवों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें कांची के धर्मराज व कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के समुद्र तट पर चट्टान को काटकर बनाए गए रथ मंदिर प्रसिद्ध है। रथ मंदिर प्रसिद्ध है। ये थे पल्लव वंश के विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के बारे में हम पढ़ते हैं। चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन के सामंत दत्तिदुर्ग के राष्ट्रवंश की नींव डाली थी। दक्षिण भारत में अपनी शक्ति तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं। इस प्रथम गोविंद, द्वितीय राजा ध्रुव, धारावर्ष गोविंद, तृतीय अमोघवर्ष व कृष्णा द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। कन्नौज तथा उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूटों को गुर्जर, प्रतिहार व पाल वंश से सतत संघर्ष करना पड़ा, जिससे उनकी शक्ति कमजोर हो गई। सन 973 ईस्वी में चालुक्य शासन तेलव द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर राष्ट्रकूटों की शक्ति का दमन किया व उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से 973 में इनका राज्य का अंत होता है। इस वंश की राष्ट्रकूट शासन काल की विशेषताएं। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पहाड़ी को कटवाकर स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय माना जाता। इसका कोई तोड़ नहीं है। राष्ट्रकूट शासन काल की विशेषताएं। प्रशासन व्यवस्था में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा वह मंत्रियों की सहायता से अपना शासन सुचारू रूप से चलाता था। राष्ट्रकूट राजा शिक्षा एवं कला के संरक्षक थे। अमोघ वर्ग प्रथम एवं उच्च कोटि का लेखक था। अमोघ वर्ग एक उच्च कोटि का लेखक था। इस वंश के शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया तथा अपने इष्ट देवताओं शिव, विष्णु की विशाल प्रतिमाओं स्थापित की। भगवान शिव की और भगवान विष्णु की प्रतिमाएं, मूर्तियां स्थापित करके इन लोगों ने अपने वंश को आगे बढ़ाया था। दक्षिण भारत के राज्य हमको इस मैप में दिखाए गए हैं। हमारे दक्षिण भारत के राज्य सब इस प्रकार से दिखाए गए हैं। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, यादव वंश, देवनागरी, उत्तरकालीन चालुक्य, वीरांग काल, गोदावरी नदी, महानदी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, महाबलीपुरम, गंगेकोंड, चोलपुरम, द्वारका समुद्र, चोल, तंजौर, मदुरै, पांड्य, कावेरी नदी, कांचीपुरम, पल्लव वंश, कृष्णा नदी। इस प्रकार से हमारे ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। अब हम पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य। तीसरा पॉइंट आता है कल्याणी के चालुक्य। अब हम कल्याणी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त कर चालुक्य शासन तेलव द्वितीय ने अपने राज्य की स्थापना कर कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। इसलिए ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। इनको कल्याणी के चालुक्य इसलिए कहा क्योंकि इन्हें कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। तेलव द्वितीय ने लगभग 24 वर्ष तक शासन चलाया। 24 वर्षों तक अपना शासन चलाया। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक सात्यश्रय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम व जयसिंह आदि हुए थे। चालुक्य शासक काल की प्रमुख विशेषता रही है। चालुक्य राजा उदार व कला प्रेमी थे। यहाँ के राजा उदार, बहुत अच्छे दिल के थे और कला के प्रेमी थे, जो कलाओं को अच्छे से, कला के प्रति उनका प्रेम था, जो उनको बढ़ावा देते थे, कलाओं को बढ़ाने में योगदान करते थे। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। ब्रह्मा
विष्णु व शिव में इनकी विशेष आस्था थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में इनकी ज्यादा ही विशेषता थी, आस्था थी। यह अनेक उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर से स्पष्ट होता है। यहाँ के मंदिर जो बनवाए गए राजाओं द्वारा, इससे स्पष्ट होता है कि वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ज्यादा आस्था रखते थे। चालुक्य कला की एक प्रमुख विशेषता हिंदू देवताओं के लिए चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाना। विरूपाक्ष का मंदिर इस काल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इससे बताया जाता है कि इनको भगवान के प्रति कितनी आस्था थी कि चट्टानों को काट काट कर भी भगवानों की प्रतिमाओं को बनाकर मंदिरों का निर्माण किया गया। अब आते हैं हम चेर राज्य। चेर राज्य अशोक के शिलालेखों के अनुसार चेर वंश की स्थापना बहुत प्राचीन काल में हुई। इनके राजा ने मलाबार, त्रावणकोर और कोचिन सम्मिलित थे। चेर राज्य के बंदरगाह व्यापार के बड़े केंद्र थे। चोल वंश से चेर वंश के वैवाहिक संबंध थे। ये अधिक समय शासन नहीं कर सके। 8वीं शताब्दी में पल्लव ने, 10वीं शताब्दी में चोलों ने तथा 13वीं शताब्दी में पांड्यों ने चेर राज्य पर अपना अधिकार वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब हम पढ़ते हैं पांड्य राज्य। पांड्य राजवंश प्राचीन तमिल राज्य में से एक प्रमुख था, जिनकी राजधानी मुंदेरे थी। पांड्य राजाओं में अतिकेसरी, मारवर्मन प्रसिद्ध शासक रहा, जिसने 7वीं शताब्दी में चोरों को हराकर चालुक्यों के साथ देकर पल्लवों को हराया था। चोरों को हराया और चालुक्यों का साथ देकर पल्लव वंश को भी हराया था तथा अपना राज्य विस्तार एक छोटे से भाग में किया। 9वीं शताब्दी में जटावर्मन सुंदर प्रथम के प्रयासों से पांड्य की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने चेर, चोल, कात्कीय, होसियर आदि शासकों को हराया और कांची पर भी अधिकार किया। पांड्य राज्यों द्वारा अनेक मंदिर बनवाए गए, जिसमें श्रीरंगम व चिदंबरम के मंदिर प्रसिद्ध है। 13वीं शताब्दी के अंत में यह राज्य समाप्त हो गया। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर व कर्नाटक पर शासन करने वाला चोल वंश दक्षिण क्षेत्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली रहा है। चोल वंश यहाँ में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वर्ग रहा है, जिसने 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर अपना राज्य किया। इस काल के चोल राजाओं को इतिहासकारों से शाही चोल कहा गया है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर भी अधिकार कर लिया। तंजौर के पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार कर लिया। परातक प्रथम ने मदुरै के पांड्य राजाओं को हराकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार किया। मुदेर कोडावन अर्थात मुदेर का विजेता की उपाधि धारण की। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी राजा प्रथम हुआ था, जिसने अपनी योग्यता, पराक्रम व राजकौशल से एक विशाल चोल साम्राज्य का निर्माण किया। उसने चेर शासकों को हराकर केरल पर, पांड्य राजाओं को हराकर मदुरै पर अधिकार कर लिया तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे भी अपना साम्राज्य का प्रांत बनाया। इस प्रांत का नाम उसने मुमादी चोल मंडलम रखा। यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। राजा ने वेगी के चालुक्यों को भी हराया तथा समुद्री साम्राज्य के निर्माण को अपने वाणिज्य व्यापार को बढ़ाने तथा नियंत्रण रखने हेतु कालिंग व महालक्षद्वीप के पुराने मालद्वीपों को जीतकर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। उसने अनेक उपाधियां ग्रहण की। चोल साम्राज्य राजराजा प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया था, जो परकोटे में स्थित है। लगभग 165 मीटर गुणित 85 मीटर में बना है। जमीन से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 94 मीटर है। जमीन से इस मंदिर की दूरी कितनी है? 94 मीटर की है।
प्रथम के बाद उसका यशस्वी पुत्र राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा, जिसने समस्त श्रीलंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। केरल व पांड्य राज्य पर पुनः अधिकार किया। उसने अपने पूर्व के पाल राज्यों में गंगा नदी तक अपना वर्चस्व स्थापित किया और गंगा कोड अर्थात गंगा क्षेत्र को जीतने वाला की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी नई राजधानी गंगई कोण चोलपुर बनाई। राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली जल बेड़ा था, जिसकी सहायता से उसने बंगाल की खाड़ी के पार विजय प्राप्त की। उसने सुमात्रा व मलाया प्रायद्वीपों के लिए भी समुद्री अभियान भेजा। यह उसकी एक महान सफलता थी। चोल शासकों ने चीन में भी अपने दूत भेजे थे। चोल शासकों ने चीन में भी अपने दूत को भेजा था। 12वीं शताब्दी तक चोल साम्राज्य का वर्चस्व बना रहा, किंतु 13वीं शताब्दी में मदुरै पांड्य तथा द्वार समुद्र मैसूर के निकट के होयसलों ने चोलों का स्थान लिया। दक्षिण में कल्याणी के चालुक्यों के स्थान पर काकतीय आए, जिन्होंने वारंगल आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। 12वीं शताब्दी में दक्षिण में यादव वंश प्रसिद्ध रहा। 12वीं शताब्दी में यहाँ दक्षिण वंश प्रसिद्ध रहा। उन्होंने चालुक्यों तथा होयसलों से संघर्ष कर देवगिरी आधुनिक दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया। इन सभी राजवंशों का अस्तित्व 14वीं शताब्दी तक रहा, किंतु 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने विशेष कर खिलजी एवं तुकोगज ने दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए जो सैनिक अभियान किए थे, उसमें दक्षिण भारत के शासन वंशों की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। धीरे धीरे इन पर दिल्ली के सुल्तानों ने खिलजी और तुगलकों ने इन पर आक्रमण कर इनकी शक्ति को धीरे धीरे कम कर दिया और अपना अधिकार जमा लिया। चोल वंश की प्रमुख विशेषता है चोल की प्रशासनिक व्यवस्था में राजा ही राज्य का सर्वोच्च शक्ति होता था। वह मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता था। प्रशासन सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों मंडलम में विभक्त था और ये प्रांत जिलों वलनाडुओं में विभक्त थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होते थे, जिसमें ग्राम सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता था। वे ग्राम सभाएं भी तीनों भागों में विभक्त थी। अब यहाँ की हम आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। चोल साम्राज्य में जनजीवन बहुत संपन्न था। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बहुत संपन्न थी। कृषि तथा व्यापार उन्नत अवस्था में थे। राज्य की आय में मुख्य स्रोत भूमि तथा व्यापार कर थे। व्यापार तथा संचार सुविधा के लिए अच्छे सड़कों की व्यवस्था थी तथा विदेशों से व्यापार किया जाता था। सिंचाई हेतु अनेक तालाब भी बनवाए गए थे, जिनका रख रखाव ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था। ग्राम सभाओं द्वारा इनका रख रखाव किया जाता था और ये संपन्न भरा पूरा राज्य था। अब समाज की बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था तो इनकी अच्छी थी। अब हम समाज की बात करते हैं। ब्राह्मणों का समाज में सर्वोच्च स्थान रहा है। ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान रहा है। सरकारी अधिकारी की अपेक्षा व्यापारियों तथा शिल्पकारियों का समाज में अधिक सम्मान होता था। अधिकारियों का से ज्यादा व्यापारियों और शिल्पकारियों का अधिक सम्मान होता था। स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उन्होंने समाज में सम्मान व स्वतंत्रता प्राप्त थी। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों में जनता में परस्पर सहयोग की भावना थी। धर्म दक्षिण भारत में मुख्यतः हिंदू धर्म का राज्य था। चोल राजा सभी धर्मों का आदर करते थे। अधिकांश शासक शैव मत को मानने वाले थे। फिर भी अनेक चोल राजाओं ने विष्णु मंदिर बनवाए थे तथा बौद्ध विहारों को भी दान दिया था। इस काल में अनेक बुद्धिजीवी दार्शनिक व महात्मा हुए। इसमें केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। आदि शंकराचार्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने वेदों का संदेश जन जन तक पहुंचाने व पूरे देश का भ्रमण कर देश में अनेक विद्वानों के शास्त्रीय किया। उन्होंने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की।
आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में 4 मठों की स्थापना की है। उत्तर में बद्रीनाथ का, ज्येष्ठम ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका का, शारदा पीठ, पूर्व में पुरी का, गोवर्धन मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, इन 4 मठों का निर्माण किया था। कला एवं साहित्य चोल शासकों ने भवन निर्माण में पल्लवों की परंपरा को ही अपनाया, किंतु मंदिरों के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण इनकी अनूठी शैली थी। तंजौरी का राजराजेश्वरी मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम में चोलों द्वारा अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण है जो हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। चोल राजाओं ने मंदिरों के निर्माण में उनकी सुरक्षा के लिए बड़ी उदारता से धन और भूमि का दान दिया था। चोल राजाओं ने मंदिर निर्माण में धन और भूमि, जमीन भी दी थी और धन को भी अच्छे से दिया था कि मंदिरों को बहुत अच्छी तरह से निर्माण हो सके। चोलों के काल में मूर्ति निर्माण का कार्य अपनी पराकाष्ठा पर था, जिसमें अधिकांश मूर्तियां पत्थर या कांसे की बनी होती थी। अधिकांश मूर्ति पत्थर से बनती थी या तो कांसे की जो धातु आती है उससे बनी होती थी। कांसे की मूर्तियों में नटराज के विभिन्न रूप अपनी कला और सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। इस प्रकार से नटराज की मूर्ति को बनाया जाता था जो कांसे से बनी होती थी। नटराज की मूर्ति, मंदिरों की दीवारों को मूर्तियों एवं चित्रों से सजाया जाता था। इन चित्रों में राज दरबार, युद्ध, पूजा, भक्ति तथा संगीत व नृत्य के चित्र हुआ करते थे। जो उनकी दिनचर्या में शामिल था, पूजा, युद्ध, भक्ति, संगीत आदि चित्र के माध्यम से ये उनको सजाते थे। और हम अब आते हैं साहित्य पर। चोल शासकों के काल में संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं की उन्नति हुई है। साहित्य में अगर देखा जाए तो चोल शासन में संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं की उन्नति हुई है। कंबन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी। कंबन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी। दक्षिण के प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मेखले थे। तमिल साहित्य में इन्हें रामायण और महाभारत के समक्ष माना जाता था। इन महाकाव्यों से दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। आपको इन अभ्यास प्रश्नों के आंसर पीडीएफ के माध्यम से दे दिए जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। हम अगला पाठ अगले अध्याय